अपन लोग बात कर रहे थे शाख नियंत्रण के उपाय। शाख एक होता है शाख सर्जन, दो बातें पढ़ते हैं, एक होता है शाख निर्माण या शाख सर्जन और दूसरा होता है शाख नियंत्रण। जो शाख निर्माण का कार्य करते हैं उनको अपन लोग कहते हैं व्यावसायिक बैंक। शाख निर्माण कौन से बैंक करते हैं? व्यावसायिक या फिर व्यापारिक बैंक। ठीक है। भारत में काफ़ी सारे हैं। भारत के जो बैंक हैं केंद्रीय बैंक, उन्होंने जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया दे रखी है वो सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? व्यापारिक बैंक के अंदर। और जो ये किसी देश का जो नोट निर्गमन का कार्य, बैंकों पर नियंत्रण रखने का जो कार्य करते हैं, उस बैंक को अपन लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। अपन अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसको नाम क्या है? RBI, जिसको अपन लोग कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। शाख निर्माण का प्रश्न पूछते ही आप ध्यान रखना कौन से बैंक का नाम लिखोगे? व्यापारिक बैंक। और शाख नियंत्रण की बात पूछे तब अपन लोगों को उत्तर किसका होगा? RBI। अब कोई भी बैंक शाख नियंत्रण किस प्रकार से करता है? अपन के देश की बात करें तो भारत का RBI जो बैंक है ये किस प्रकार से कंट्रोलिंग करता है, किस प्रकार से नियंत्रण करता है शाख पर, उनके मुख्य रूप से दो उपाय हैं। कितने उपाय हैं इनके? दो उपाय हैं। पहले को अपन लोग कहते हैं मात्रात्मक उपाय और दूसरे को अपन लोग कहते हैं गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय और मात्रात्मक उपाय, इनको सामूहिक रूप से दोनों को शाख नियंत्रण के उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। टूल्स भी, इनको टूल्स भी कहते हैं, उपकरण भी कहते हैं इनको। कई के शाख नियंत्रण के उपाय, उपकरण और टूल्स एक ही बात है। पूछे तो कितने जवाब दोगे आप? दो, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। अब गुणात्मक में कौन कौन से हैं उनको अपन लोग आगे जाकर के काफ़ी भागों में डिवाइड करते हैं। अपन यहाँ पर 4 पढ़ रहे हैं। पहला है इसके अंदर चयनात्मक प्रक्रिया, दूसरा इसके अंदर राशनिंग प्रक्रिया, तीसरी इसके अंदर प्रत्यक्ष कार्रवाई और चौथा इसके अंदर नैतिक दबाव। इसमें जो पहली बात करते हैं आप लोग, RBI द्वारा व्यापारिक बैंकों को किस प्रकार के चयनात्मक प्रक्रिया अपना करके मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अस्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो मौद्रिक नीति लाई जा रही है, उस मौद्रिक नीति का एक भाग है ये। मौद्रिक नीति अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का एक भाग है मौद्रिक नीति। और एक को अपन लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। दो प्रकार का ध्यान, एक तो अपन की राजकोषीय नीति और दूसरी कौन सी है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इसमें ध्यान रखना राजकोषीय नीति लाने का काम तो कौन करती है? सरकार लाएगी। जिसमें अब लोग भारत की बात करें तो भारत सरकार लाएगी। ये कब लाई जाती हैं? जब भी अपन को टैक्स बढ़ाना है सरकार को, या टैक्स को कम करना है, या फिर टैक्स को समाप्त करना है, किसी वस्तु को टैक्स से बाहर करना है, इस सभी प्रक्रिया के लिए सरकार हमेशा जो नीति अपनाएगी उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। और दूसरी नीति है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति लाने का कार्य कौन करती है? उस देश का केंद्रीय बैंक। भारत में ये नीति कौन लाएगा? RBI लाएगा। अब मौद्रिक नीति के ही ये वापस क्या है? भाग हैं। मौद्रिक नीति कैसे काम करेगी? तो इन दो उपायों के तहत कार्य करेगी। CRR बढ़ाना, SLR घटाना या फिर RRR को बढ़ाना घटाना, ये भी प्रक्रिया मात्रात्मक है। और नैतिक दबाव और ये उनके वापस गुणात्मक भाग है। ये जो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेगी तो जिस देश के अंदर आर्थिक समस्या है, या तो मुद्रास्फीति अधिक है या फिर मुद्रा अस्फीति है, उसको क्या किया जाएगा? नियंत्रण किया जाएगा। तो आज अपन लोग मात्र इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात बता रहा हूँ आपको? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के वापस यही है। शाख नियंत्रण की बात करें, मौद्रिक नीति एक ही बात है। शाख नियंत्रण करना है, मौद्रिक नीति एक ही बात है। तो इनके उपायों को अपन लोग विस्तार से बात करते हैं। तो पहले आप लोग लिख लो चयनात्मक प्रक्रिया। अर्थात चयनात्मक प्रक्रिया क्या होती है उसका एड्रेस करके आप लोग लिख दीजिए। RBI, मैं ये की बात कर रहा हूँ, चयनात्मक प्रक्रिया RBI द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों, RBI द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों
एवं विशिष्ट आवश्यकताओं, विशिष्ट क्षेत्रों एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले समूहों के लिए चयनात्मक शाख के उपाय अपनाए जाते हैं। चयनात्मक शाख के उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे ऋणों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ऋणों की सीमाओं में परिवर्तन करना, लोन, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना, विनिमय बिलों, विनिमय बिलों विनिमय बिलों की ब्याज दरों में भिन्नता रखना, ब्याज दरों में भिन्नता रखना, आदि। समझ गए? चयनात्मक क्या है? कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं या फिर विशिष्ट समूह हैं, उनके लिए क्या करना, ब्याज दर को भिन्न भिन्न रखना, और ताकि उसको सही समय पर ब्याज देने से वो क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। ये पहला कारण था। दूसरा लिख दो आप लोग, राशनिंग, राशनिंग प्रक्रिया। लिख दिए। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए शाख की राशनिंग कर दी जाती है, शाख की राशनिंग कर दी जाती है। इसी में आगे लिखिए, यह सीमा बैंक के अलग अलग निर्धारित होती हैं, अलग अलग निर्धारित होती हैं। आगे फिर डैश करके इसी में लिखिए, शाख की राशनिंग निम्न प्रकार से की जाती हैं। इनकी किस प्रक्रिया है वो लिखना आपको। शाख की राशनिंग निम्न प्रकार से की जाती हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखो, किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः भुगतान की सुविधा, किसी बैंक के लिए बैंकों की पुनः, आपने क्या लिखा, किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः, किसी बैंक के लिए बिलों की पुनः भुनाने, मतलब लेने देने, समझे उसका शब्द है भुनाने, की सुविधा पूर्णतया समाप्त कर देना, भुनाने की सुविधा पूर्णतया समाप्त कर देना। इसी में वापस पॉइंट दूसरा, सभी बैंकों के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा सीमित कर देना। पहला पॉइंट में कर दिया, जो बिल है उसको भुनाने को या तो बिल्कुल समाप्त कर देते हैं या फिर उसको क्या कर दिया, क्राइटेरिया सीमित कर दिया जाता है। इसी में लिख दो, या ऋण की सीमा या ऋणों की सीमा
या कोटा निश्चित करना, ऋणों की सीमा या कोटा निश्चित करना, कोटा निश्चित करना कहने का मतलब उसको क्या दिया जाएगा, आपको इस पर इतना लोन ही दिया जाएगा, सीमा तय कर देना कि 1 लाख दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, इस प्रकार से सीमा क्या कर देना, फिक्स कर देना। अगली है अपन का प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्य में आगे डैश करके लिखिए, केंद्रीय बैंक को वैधानिक अधिकार हैं, केंद्रीय बैंक को वैधानिक अधिकार हैं कि यह व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। आगे लिखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या होती है, बैंक क्या कर सकता है, उसमें डैश करके लिखिए, बैंकों की पुनः कटौती, बैंकों की पुनः कटौती, बैंकों की, कौन से, व्यापारिक बैंकों की पुनः कटौती की सुविधा से वंचित किया जाना, पुनः कटौती की सुविधाओं से वंचित किया जाना। अगला लिखिए, चौथा पॉइंट, नैतिक दबाव। डैश करके लिखिए, इसके अंतर्गत, इनको बता रहा हूं मैं आपको, नैतिक दबाव में, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह या फिर कह सकते हैं मार्गदर्शन, सलाह या मार्गदर्शन, सलाह या मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी में लिखी, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सद्भाव तथा नैतिक अनुन्य, अनुन्य बोलता है ना, अनुन्य रिक्वेस्ट करना, अनुन्य से भी शाख नियंत्रित करने का दबाव बना सकती हैं, से भी शाख नियंत्रण का दबाव बना सकती हैं। ये थे अपन के गुणात्मक उपाय। अब अपन लोग जाते हैं मात्रात्मक उपायों की ओर। मात्रात्मक उपाय में पहला है अपन का BR। BR में इसको कोष्टक में लिख दीजिए, इसकी फुल फॉर्म बैंक दर। इसको क्या कहते हैं, बैंक दर। इसमें डैश करके लिखिए आप लोग, बैंक दर वह होती हैं बैंक दर वह होती हैं जिस पर व्यापारिक बैंकों द्वारा
दीर्घकालीन समय के लिए आरबीआई से ऋण प्राप्त करती हैं, आरबीआई से ऋण प्राप्त करती हैं। यहाँ पर ऋण कौन दे रही है? आरबीआई। ऋण देन कौन रही है? आरबीआई। और ले कौन से रहे हैं? व्यापारिक बैंक। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं एसबीआई। अधिक समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं, इस पर जो फिक्स की जाएगी आपको लोन किस रेट पर दिया जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है? बैंक दर। दीर्घकाल बात ध्यान रखना। अगला पॉइंट लगा के लिखिए, इसको आप लोग पढ़ते हैं CRR को, नकद कोष अनुपात। कॉस्ट में लिख दीजिए नकद कोष अनुपात। डैश लगा के लिखिए आगे आप कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के निर्देशानुसार व्यापारिक बैंक के द्वारा अपनी कुल नकद परिसंपत्ति का या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास आरक्षित रखा जाता है। आरबीआई के पास आरक्षित रखा जाता है। लिख दो, उसे क्या कहोगे? नकद कोष अनुपात, अर्थात उसे CRR कहते हैं। देखो इसका क्या हुआ अर्थ, जो उनके पास टोटल जमा आया है कॉमर्शियल बैंकों के पास, वो कॉमर्शियल बैंक अपन के पास जो टोटल जमा आया उसका एक निश्चित अनुपात निर्देश कौन दे रहा है? आरबीआई ने पहले से निर्देशित कर रखा है कि आपको इतना प्रतिशत क्या करना होगा, मेरे पास रखना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रतिशत के रूप में 10%, 5% जितना भी है वो कॉमर्शियल बैंक हैं। जो एसबीआई बैंक हैं वो आरबीआई के निर्देशानुसार कुल जमा का जितना हिस्सा एसबीआई आरबीआई के पास रखेगा आरक्षण के रूप में, उसी को क्या कहा जाएगा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इनमें जो मान लो बाजार के अंदर या फिर मुद्रा पूर्ति क्या है? अधिक है। मुद्रा की पूर्ति क्या है? अधिक है। जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी तो कीमतें क्या होगी? बढ़ी हुई होगी। और कीमतें बढ़ी हुई होगी तो महंगाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? मौद्रिक नीति लाएगा। मौद्रिक नीति लानी है किस लिए? मुद्रा पूर्ति को बाजार से घटानी है, महंगाई दर को क्या करना है? कम करना है। तो अब ये CRR को क्या करेगी? आरबीआई बढ़ा देगी। CRR को आरबीआई क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो बढ़ाएगी तो क्या होगी? जो भी धन है लोगों के पास में ऋण के रूप में जा रहा है उसके पास में, तो वो जाना कम हो जाएगा। तो लोगों के पास तरल मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो वस्तु अपनी इच्छा अनुसार खरीद नहीं पाएगा। इस कारण ऑटोमेटिक जो महंगाई आई थी मार्केट के अंदर, अर्थात जो मुद्रास्फीति फैली थी, कीमतें दिन बढ़ती जा रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। ये प्रक्रिया अपन की CRR कहलाती है। आगे देखिए अपन लोग पढ़ते हैं HLR। इनको कॉस्ट में लिख दीजिए वैधानिक तरलता अनुपात। इसको क्या लिखना है? वैधानिक तरलता अनुपात। डैश करके लिखिए आगे।
आरबीआई के नियमानुसार या निर्देशानुसार व्यापारिक बैंक कुल नकद परिसंपत्ति का एक निश्चित अनुपात अपने पास ही रिजर्व रखती हैं, उसे क्या कहा जाएगा? उसे HLR अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन लोगों ने क्या सीखा? इनका देखो ये थोड़ा अपोजिट हो गया। निर्देश आरबीआई ने दिया है और इसने यही कहा है कि आपको धन मेरे पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना धन, आरबीआई ने निर्देश दिया, किन को दिया है? मैं वैसे लिख रहा हूँ एक बैंक को, SBI को। इसने इसको निर्देश दिया कि आप लोग निश्चित अनुपात क्या रखोगे? अपने पास ही रिजर्व रखोगे। ये क्यों रखवाना चाह रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा करवाया और एक व्यक्ति ने वापस से जमा करवा के थोड़े टाइम के बाद में पैसे वापस लेने के लिए गया और लेने के लिए उसके पास मान लीजिए SBI के पास पैसे है ही नहीं, एक बार कहेगा आया नहीं पैसे, एक दिन वापस भेज सकता, 2 दिन वापस भेजेगा, तो धीरे धीरे लोगों की बैंकों से विश्वसनीयता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे बैंक के पास पैसे मेरे पड़े हैं किंतु बैंक मुझे वापस नहीं दे रहे। तो जो तत्कालीन जो आवश्यकता है नकद की बैंक को, वो उनकी पूर्ति करने के लिए आरबीआई के निर्देशानुसार व्यापारिक बैंक हमेशा उनके पास पैसे क्या रखती हैं? निश्चित अनुपात में पास रखती हैं, जो अनुपात आरबीआई ने तय कर रखे, और उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसे उनके पास लगाया, कुछ पैसे खुद ने पास में रख दिए। उनके बाद में जो शेष बचा उसको लोन के रूप में वापस क्या कर देगा? मार्केट के अंदर दिया जा सकता है। अब अपन देख, मान लीजिए महंगाई बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, मुद्रा को वापस क्या करना? वापस खींचना है, तो इनकी रेट क्या कर देगी? SBI आरबीआई बढ़ा देगी। इनको बढ़ाते लोन क्या हो जाएगा? इनके पास ज़्यादा रखना पड़ेगा पैसा, और पैसा ज़्यादा रख पाएगी तो लोन कम दे पाएगी, और कम देगी तो मार्केट में पैसे कम जाएंगे, और ऑटोमेटिक जिस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घट जाएगी। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और मांग घटेगी तो धीरे धीरे ये सिस्टम है उनका, मांग और कीमत का दोनों के बीच में अपोजिट संबंध है, तो कीमत धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वापस उसको एक निश्चित सीमा तक आ जाएगी कीमत। आगे अब लोग पढ़ते हैं, ये हो गया CRR हो गया, SLR हो गया। अब आप लोग लिखिए RR। इसको कहते हैं रेपो रेट। इसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। हाँ, डैश करके आगे लिख दीजिए इसमें। रेपो रेट वह होती हैं, रेपो रेट वह रेट होती हैं या फिर वह दर होती हैं, दर और रेट एक ही है ना बात? हाँ, रेपो रेट वह दर होती हैं जिस पर व्यापारिक बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों के द्वारा अल्पकालीन व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन समय के लिए सरकारी प्रतिभूतियां बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियां को बेचकर
आरबीआई से ऋण प्राप्त किया जाता है। आरबीआई से ऋण प्राप्त किया जाता है। अब इसमें देखो अपन लोगों ने पढ़ा है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या बात ध्यान रखनी है अपन को, जो भी बैंक हैं, व्यापारिक बैंक है कोई भी है, उसने जो प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूति जारी किसने की है, व्यापारिक बैंकों ने की होगी, ठीक है ना। अब वो जो व्यापारिक बैंक है उस प्रतिभूतियों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे उदाहरण के रूप में एसबीआई लिख रहा हूँ यहाँ पर। इस एसबीआई ने क्या की, जारी की प्रतिभूति बनाई। प्रतिभूति का मतलब बॉन्ड्स होता है, उस पर कीमत लिखी हुई रहती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो उसका आप लोग बॉन्ड बना के दिया है, बॉन्ड बना के दिया तो वो कागज उसके पास में भी है, तो वो क्या करेगी, अब उसको तरल मुद्रा की जरूरत पड़ी, मतलब आज मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो ना वापस लेने के तरल रूप में, तो आप लोगों को वापस तो देना होगा बैंक को, तो वो कैसे देगी। तो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो जारी इसने की थी, वो सरकारी प्रतिभूति किसको दे देगी, वो आरबीआई को। जारी इसने की है, वो दे किसको रहा है, ये प्रतिभूति इसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है। अब आरबीआई अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए इनको क्या दे देगी, नकद पैसे प्रोवाइड करवा देगी। और ये जो नकद पैसे प्रोवाइड करेगी उस पर क्या लेगी आरबीआई, ब्याज लेगी, कि भाई मैं आपको जो पैसे दे रहा हूँ उस पर आपको 2 की 12% के 10% से 3% से जिस जो भी होगा उनके अकॉर्डिंग आप पर क्या रहेगा, ये ब्याज दर रहेगी। इसी ब्याज दर को क्या कहा जाता है, रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। बात है समझ में। ये होता अल्पकाल की, सब ध्यान में, यहाँ पर देखो आपको लिखा है दीर्घकाल में, और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अल्पकाल। मान लो आप लोगों को पता है कि भाई आज मेरे पास 1000 रुपये की जरूरत है, उदाहरण दे रहा हूँ बैंक को, आपके पास बैंक है, तो 1000 रुपये कोई आपके पास लेने के लिए आया, आपके पास नहीं था, तो आपने प्रतिभूति किसको पकड़ा दी, आरबीआई को। आरबीआई ने आपने क्या दे दिया, नकद दे दिया, और आपने उस व्यक्ति पार्टी के पैसे क्या कर दिए, दे दिए। आपको पता है कल अपन को पेमेंट वापस आ जाएगा, कोई इनको जमा करवाएगा वो, तो वो वापस आप कहाँ करवा दोगे जमा, आरबीआई के पास, और आरबीआई आपकी प्रतिभूति क्या कर देगी, वापस दे देगी। आपने कितने समय तक पास में पैसे रखे उसके अकॉर्डिंग आप पर क्या रह जाएगा, ब्याज लगेगा। और उसी को बैंक की भाषा में क्या कह रहे हैं आप लोग, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। आगे आप लोग लिखो रिवर्स रेपो रेट, RRR लिखो, इनको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इनका एक डैश करके लिख दीजिए। आरबीआई सॉरी RRR, हाँ ये लिखो आप लोग, आरबीआई में लिखना, आप लिखना RRR, आरबीआई में RRR या फिर रिवर्स रेपो रेट वह दर होती हैं जिस पर आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां, आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां को बेचकर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अल्पकालीन समय के लिए व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं, व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं। या इनको ये भी लिख सकते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के पास अतिरिक्त धन जब आरबीआई के पास जमा करवाया जाता है और आरबीआई उस पर जो
कॉमर्शियल बैंकों को जो ब्याज दर तय करती हैं उसी को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए अपन के पास में RBI है और यहाँ पर अपन का कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, SBI है। SBI के ऐसा थोड़ा है कि भाई हर बार अकाल यहीं पड़ेगा, कभी कभार स्टॉक के रूप में पैसे आ सकते हैं। SBI ने कहा आप लोगों ने जो पैसे कहा था उनसे मेरे पास में क्या पैसे ज़्यादा हैं, तो इन पैसों को मेरे लोन के रूप में पैसे कहीं गए नहीं हैं, तो आप क्या करो, ये जो पैसे हैं वो हम आपको क्या करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। इस जमा पर जो भी रेट या ब्याज दर इसको दी जाएगी, किनको, अब देखो उल्टा हो रहा है, RBI किनको दे रही है, SBI को दे रही है। तो यहाँ जो तय होगी रेट उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से उसकी तुलना में हमेशा क्या होगी, कम होगी। इन दोनों में आप लोग तुलना करोगे तो ये रेट हमेशा इनकी तुलना में कम होगा। ये क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये तो कौन प्रोवाइड करवा रही है, RBI करवा रही है। अब यहाँ पर देखो RBI को जरूरत भी नहीं है, पैसों की जरूरत है क्या, नहीं है, अपन के पास एक्स्ट्रा तब इसको ला के दे रहे हैं कि भाई हमारे पैसे आपके पास रखो, तो फिर RBI ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ न कुछ इस पर पैसे प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो ब्याज दर तय होगी उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ये थी अपन की ये प्रक्रिया। आगे हैं अब अपन के पास ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। क्या कहते हैं इसको, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया, आगे डैश करके लिखिए इसमें। खुले बाजार में RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को दीर्घकालीन समय के लिए खरीद एवं बिक्री, दीर्घकालीन समय के लिए खरीद एवं बिक्री, खरीद एवं बिक्री की जाती हैं, उसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। ये थे अपन के मात्रात्मक उपकरण या फिर मात्रात्मक उपाय। इसी में ही संकुचित मौद्रिक नीति और विस्तृत मौद्रिक नीति, यदि सरकार को RBI को क्या करना है, संकुचित मौद्रिक नीति लानी है। कैसी लानी है, संकुचित मौद्रिक नीति। संकुचित का मतलब क्या हुआ, देश के अंदर मुद्रास्फीति फैली हुई होगी, उस वक्त जो भी मौद्रिक नीति RBI लाएगी उसको क्या कहा जाएगा, संकुचित मौद्रिक नीति। ताकि वो क्या करना, पैसा मार्केट से वापस खींचने हैं, ताकि जो कीमत है वस्तुओं की वो क्या आ सके, स्थिर आ सके। तो उस वक्त क्या करेंगे, संकुचित के लिए इसको भी बढ़ानी पड़ेगी तो पैसे वापस आएंगे। इसी को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। SLR को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और RR को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेमेंट वापस बैंक के पास आ रहा है। और इसी को सभी को क्या किया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा। सभी की जब मात्रा बढ़ा दी जाती है, इस प्रकार की जो मौद्रिक नीति होगी उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, संकुचित मौद्रिक नीति।
कब अपनाई जाती है ऐसी स्थिति? जब देश के अंदर मुद्रास्फीति अधिक हो। मान लो अपन को संकुचित की जगह विस्तृत मौद्रिक नीति लाएगी आरबीआई, तब क्या होगा? जब देश के अंदर मंदी की स्थिति होगी। कैसी स्थिति हो? मंदी। वस्तुएं तो खूब सारी पड़ी बाजार के अंदर, किंतु लोगों के पास वो वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति मार्केट में क्या है? कम है। ऐसी स्थिति को तोड़ने के लिए आरबीआई हमेशा विस्तृत मौद्रिक नीति का निर्माण करती हैं। उस वक्त ये सब की सब रेटें क्या कर दी जाएगी? घटा दी जाएगी। घटाएंगे तो लोग क्या लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। लोन लेके क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे। तो इस प्रकार से वापस वो क्या हो जाएगी? जो मंदी की स्थिति थी वो सामान्यतः उभर जाएगी उससे देश। आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा, लोगों के पास पैसे नहीं थे, इन मार्केट में वस्तु और सेवा तो खूब पड़ी थी, तो सरकार ने क्या काफ़ी सारी स्कीमें ला करके लोगों को कम कीमत पर लोन देने शुरू किए, और ताकि वापस लोगों के पास पैसे पहुंच सके और आराम से वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर सकें। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें। ओपन मार्केटिंग क्रिया में क्या है? प्रतिभूतियाँ होती है। प्रतिभूति का मतलब एक बॉन्ड्स होता है आम जनता को, जैसे कि आप लोग LIC का बॉन्ड लाते हैं, वो एक प्रकार की क्या है? प्रतिभूति। उदाहरण के तौर पर जैसे कि किसान बॉन्ड्स है, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिभूति। प्रतिभूति क्या होता है? कोई भी, जैसे कि ये अपना ये बैंक जारी नहीं करता, ये बैंक है SBI ने अपन को 10,000 रुपये की क्या दिए हैं? बॉन्ड्स बेचा है। तो आप लोग क्या करोगे? पैसे लेके जाओगे, आपने FD करवा दी, तो आपको कागज पकड़ाएगा, देगा ना आपको। अब वो कागज लाके आप लोग अपने सूटकेस में रख दोगे घर लाके, कि 10 साल में पर जो 10,000 रुपये थे कितने हो जाएंगे? 20,000, 30,000, जो भी वो बताया जाएगा। प्रतिभूति दे दी। अब देखो बाजार से पैसे गए हैं, बाजार में पैसे आए हैं। प्रतिभूति आपने खरीदी, आम जनता ने खरीदी या बैंक ने खरीदी है, तो पैसे बाजार से पैसे गए, बाजार में पैसे आए हैं। बाजार से पैसे गए, पूर्ति कम हुई है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मान लो सब के सब लोग प्रतिभूतियां खरीदनी शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे मुद्रा की जो पूर्ति बाजार में थी वो सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वो चले जाएंगे यहाँ से पैसे। इस कारण अब मुद्रा की जो वैल्यू वो क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी। और इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति है ही नहीं, अर्थात लोगों के पास पैसे है ही नहीं, तो अपन के द्वारा वस्तुओं को खरीदना संभव है क्या? नहीं। तो स्थिति कैसे हो जाएगी? बाजार के अंदर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? मंदी की, क्योंकि लोग खरीदने नहीं पा रहे। अब लोग नहीं खरीदेंगे वस्तु, तो कारखाने क्या होंगे? चलेंगे क्या? कारखाने बंद हो जाएंगे। अब कारखाने बंद हो गए तो लोगों का रोजगार चला जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को कैसे अपडेट करें? अब सरकार क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? विस्तृत मौद्रिक नीति लाएगी। अब वो बाजार के अंदर जो भी बॉन्ड्स पड़े हैं, प्रतिभूतियां हैं, वो क्या करना शुरू करेगी? खरीदना शुरू करेगी। वो कहेगी प्रतिभूति हमें आप क्या करो? वापस दो, हम आपको इतना ब्याज दर देंगे, इतना आपको रेट देंगे। तो अब लोग क्या करेंगे? प्रतिभूति वापस बेचेंगे। तो वापस बेचेंगे तो प्रतिभूतियाँ कहाँ जा रही हैं? बैंक में जा रही हैं, और उसके बदले में पैसे कहाँ आ रहे हैं? वापस मार्केट में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वापस वो मार्केट के अंदर पैसों की पूर्ति जो सही हिसाब से अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हो जाएगी, तो लोग आराम से वस्तु एवं सेवाओं को खरीद पाएंगे। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? खुले बाजार में होती है, बॉन्ड्स खरीदने और बॉन्ड्स बेचने। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में यही सिस्टम चलता है प्रतिभूतियों का। ठीक है। बाकी अपन लोगों का जो है व्यापारिक बैंक, उस व्यापारिक बैंक क्या है, कौन कौन से हैं, उसके क्या कार्य हैं, उनको आप लोग अध्ययन करेंगे कल। जय हिंद और जय भारत।